हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार पुनः आप लोग के साथ आ चुका हूं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं, बिल्कुल रूप से सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एएनएम की आने वाली परीक्षा में आपके लिए जो जीके का सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका वीवीआई क्वेश्चन से लेकर के आया हूं। छठा क्लास है, जो क्लास छोड़ चुके हैं, जिनको छूट चुका है, टेंशन ना ले, प्लेलिस्ट में बना हुआ है एएनएम जीके, उसको जाकर के देखें। साथ ही बिहार पैरामेडिकल के जो भी छात्र एग्जामिनेशन देना चाहते हैं 2023 में, उसके सब्जेक्ट में भी सामान्य ज्ञान जीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों के लिए जीके इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान हम लोग आज इस चैप्टर में, आज इस वीडियो में हम लोग छठा क्लास के रूप में देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे करते हैं वीडियो को। तो साथियों, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो में, बलसाड सत्याग्रह 1923-24 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखेंगे, कह रहा है कि बलसाड सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जब 1923 और 24 ईस्वी के बीच में सत्याग्रह किया गया था, एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम था बलसाड सत्याग्रह। उसका मेन नेतृत्व कौन कर रहे थे वो आपको बताना है। अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो जमुना लाल बजाज, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर जयप्रकाश नारायण, आपको सही उत्तर बताना है। अगर यहाँ से हम लोग सही उत्तर की बात करेंगे तो बलसाड सत्याग्रह के समय में अगर बात करते हैं यहाँ से किसका नेतृत्व किसने कर रहा था, तो इसका नेतृत्व की अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। बलसाड सत्याग्रह 1923-24 ईस्वी का नेतृत्व किसने कर रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो के टीलों को खोज का श्रेय किसे हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो का जो टीला था उसका खोज किया था, उसका श्रेय किसके पास जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो के टीलों का खोज किसने किया था, ये बताना है। ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स। चलिए बताइए आप लोग जल्दी से, मोहनजोदड़ो के टीलों का खोज का श्रेय किसे है। यानी कि मोहनजोदड़ो के टीलों का खोज किसने किया था। तो अगर हम लोग इसके ऑप्शन से देखेंगे तो राखालदास बनर्जी, ये ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का खोज किया था। यानी कि इसके खोजने के श्रेय राखालदास बनर्जी को ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता की बात चल रहा था, ये प्राचीन काल की बात हो रहा है, तो उस टाइम जो स्नान घर का, जो स्नान करने का जो वहाँ पर तालाब होते थे, उसका साक्ष्य यानी कि उसका प्रूफ, उसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है हड़प्पा से या फिर एक जगह का नाम है, ये सब मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धौलवीरा से, कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो बहुत बड़ा स्नानगार था, स्नान करने वाला जगह था, उसकी साक्ष्य की बात अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो की बात करिएगा तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया। जब पाकिस्तान भारत एक साथ ही थे तो यहाँ पर हम लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, लेकिन अब पाकिस्तान चले गए, हट करके बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो मोहनजोदड़ो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, कह रहा है, अगर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो इसके अगर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, यानी कि ऑप्शन से, तो ऑप्शन है हड़प्पा रावी, यानी कि रावी नदी के तट पर कौन सा है? हड़प्पा है। सिंधु मोहनजोदड़ो है ना, सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो, घाघरा के पास कालीबंगा और सतलज के पास लोथल। तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो लोथल सतलज, अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो बाकी हमारा सब ठो सही है। यानी कि रावी जो है, रावी नदी के पास क्या है? हड़प्पा है। सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो है। घाघरा नदी के पास कालीबंगा है। लेकिन सतलज नदी के पास लोथल नहीं है। बिल्कुल रूप से ये सुमेलित नहीं हुआ, ये गलत हुआ। तो सुमेलित नहीं है वो वाला ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से फ्रेंड क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा किस नदी के पास, तो रावी, सिंधु के पास तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की बात करेंगे तो घाघरा, ये नदी इसके निकट है, आप लोग याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो बिल्कुल रूप से आप लोग देखते रहिएगा। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी में, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदावरी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें हम लोग बात करते हैं कि गोदावरा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, धौलवीरा, लोथल, सुरकोटरकारा। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में गोदावरी का, तो यहाँ पर धौलवीरा याद रखिएगा। धौलवीरा की जगह से गोदीवारा का प्रूफ मिला है, साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। वो देखिए हड़प्पा सभ्यता में था, मोहनजोदड़ो से स्नान घर का साक्ष्य मिला था, अपने ऊपर पढ़ा। और सिंधु घाटी सभ्यता में गोदावरी का जो गोदीवारा का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से, तो धौलीवारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था। अब देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। अब इसका आंसर आप लोग को बताना है, किस पार्टी का, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई ये बताना है। ऑप्शंस है 1922, 1923, 1924, 1925। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1923 ईस्वी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, 1923 ईस्वी में हम लोग स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, 1923 ईस्वी स्वराज पार्टी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ से कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। अब देखिए यहाँ पर धातु है, इसमें से कौन से धातु है, कौन सी यहाँ पर जो वस्तु है उसका प्रयोग हड़प्पा के टाइम का जो लोग था वो नहीं करते थे। सोना का, चांदी का, कांसा का या फिर लोहा का। तो यहाँ से आप लोग को बताना है कौन सी धातु का प्रयोग हड़प्पा के टाइम में नहीं करते थे। तो अगर बात करते हैं हड़प्पा के समय में, तो लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। किसका प्रयोग नहीं करते थे, लोहा का। तो बाकी कौन कौन से बच गए, तो सोना का प्रयोग होता था, चांदी का भी प्रयोग होता था, कांसा का भी प्रयोग होता था। लेकिन अगर बात करते हैं लोहा का, तो लोहा का प्रयोग हड़प्पा के टाइम में हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर हुआ। लेकिन अगर यहाँ से पूछेगा कि कौन सा चीज़ का, कौन से वस्तु का, कौन से धातु का प्रयोग होता था, तो सोना, चांदी, कांसा, इन तीनों का प्रयोग होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब हड़प्पा सभ्यता के टाइम में कौन सा जगह है जहाँ पर कांस्य नर्तकी यानी कि ये डांस करते नाचने वाले की जो कांस्य नाचने की मूर्ति थी, कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो वो कांस्य की मूर्ति है और वो नाचने वाले की मूर्ति है, और किसका बना है, कांस्य का। तो वही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो कांस्य की जो एक धातु है ना, उसका जो मूर्ति बना है, जो नर्तक की मूर्ति है डांस करने वाले की, वो सभ्यता स्थल है। तो कौन सी सभ्यता स्थल है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चंदुहारा, कहाँ से है आप लोग को ये चीज़ यहाँ से बताना है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के कांस्य नर्तक की मूर्ति की, तो मोहनजोदड़ो स्थान से ही कांस्य की बना हुआ नर्तक की मूर्ति की प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के ये एक स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते जाइएगा। आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले करके बाद में भी नोट कर सकते हैं। आप लोग को जैसे अच्छा लगे कर लीजिएगा। देखिए प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। प्राचीनतम पहले के टाइम का जो सिक्का था उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शन है प्राचीन मुद्रा, या फिर दिनार, या फिर आहत सिक्के, या फिर स्वर्ण सिक्के। बताइए क्या कहे जाते थे प्राचीन टाइम में जो सिक्के थे। तो देखिए जब यहाँ पर सिक्के की बात चल रहा है तो हम लोग को सोचना होगा कि क्या कहे जाते थे। दिनार तो होगा नहीं, है ना। प्राचीन मुद्रा तो होगा नहीं क्योंकि मुद्रा है प्राचीन टाइम में। दो ऑप्शन बच गए, आहत सिक्के और स्वर्ण सिक्के। तो चलिए बताइए यहाँ से प्राचीनतम टाइम में सिक्के को कहा जाता था, तो आहत सिक्के कहे जाते थे। कौन से सिक्के कहे जाते हैं, आहत सिक्के कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। पहले टाइम में जो सिक्के होते थे उसको हम लोग आहत सिक्के कहते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। अब हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध पूछ रहा है यहाँ से। ऑप्शन है रुद्रदामन से, या फिर खारवेल से, या फिर समुद्रगुप्त से, या फिर अशोक से। बताइए हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध अगर हम लोग बात करते हैं किस राजा से है, तो यहाँ से हम लोग अगर ऑप्शन से देखते हैं तो देख सकते हैं खारवेल से। किससे है, खारवेल से। ऑप्शन नंबर बी याद रखें, यह एक राजा था
जिसका संबंध किससे था, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल राजा का नाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देख सकते हैं असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है 1918, 1919, 20, 21। चलिए बताइए असहयोग आंदोलन। तो अगर असहयोग आंदोलन की बात करेंगे जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे, और ये आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर एंड भाई जो भी पैरामेडिकल का यहाँ पर क्लास कर रहे हैं या फिर एएनएम की नई नौकरी के लिए, उनको मैं बता दूँ जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कोई भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम पूछे जाएंगे या फिर आपके एएनएम के एग्ज़ाम में। आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम देते हैं, अगर जीके के क्वेश्चन वहाँ से अगर पूछे जाते हैं तो बिल्कुल रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जीके ऐसा नहीं कि इस नौकरी के लिए अलग है, इस एग्ज़ाम के लिए अलग है। जीके मतलब जीके सब में एक ही होता है, पैटर्न एक ही चीज़ होता है और एक ही यहाँ पर जीके होता है। तो जीके सबको पढ़ना आता है। देखिए बदलने वाली मतलब कौन सी चीज़ होता है, जो करेंट अफेयर्स होते हैं वो बदलते हैं। मैथ नहीं बदलेंगे, साइंस नहीं बदलेंगे, जीके नहीं बदलेंगे, तो ये सब चीज़ कोई बदलने वाला चीज़ थोड़ी है। असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो 1922 में। तो ये हर एग्जाम में पूछेंगे तो 1922 ही होगा। ऐसा नहीं कि एएनएम में दूसरा या पूछ दिए जाएंगे उसमें दूसरा, ये सब परमानेंट है। तो बिल्कुल रूप से सारे एग्जाम के लिए है, तो बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से बात करते हैं किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब देखिए 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्यों, कौन सी कारण था, तो मोपला विद्रोह के कारण, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह के कारण, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, या फिर चौरी चौरा कांड के कारण। चलिए आपको आंसर बताना है। तो 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, उसका मुख्य कारण था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड होने के कारण यहाँ पर इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा 1922 ईस्वी में। तो याद रखेंगे चौरी चौरा कांड होने के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो इस भी पूछेगा असहयोग आंदोलन को तो 1922 में, और क्यों स्थगित कर दिया गया, तो चौरी चौरा कांड के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करेंगे, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। प्रयाग स्तंभ एक अभिलेख जो है उसका संबंध किस राजा से है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन या फिर अजातशत्रु। चलिए बताइए यहाँ पर प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये समुद्रगुप्त से थे। किससे थे, समुद्रगुप्त से थे। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, समुद्रगुप्त से संबंध है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ से, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। अब देखिए जो सिक्का है, अभी हम लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये का सिक्का, उस टाइम भी सिक्के चलते थे, और प्राचीन काल में जो सिक्के चलते थे उसको हम लोग आहत सिक्के कहते थे। आपने अभी ही पढ़े, तो वही बात यहाँ पर है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का मतलब है सिक्का, मान लो ये 1 रुपया का सिक्का है, इस पर लिखा रहता है ना कि भारत सरकार यहाँ पर 1 रुपया। तो ये सब जो लिखने का चीज़ है वो कार्य किसने किया था, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का लेख गुप्तकालीन शासक, मौर्यकालीन या फिर यवन शासक में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का है वो कौन किए थे, किसने किया था, तो यवन शासक ने। यवन शासक जो थे वही सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखते थे, यानी कि उस पर जो कुछ लिखने का है वो यवन शासक के टाइम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रूप से आपको इस PDF से, इस क्लास में से आपका अच्छा क्वेश्चन मिल जाएंगे। जोते हुए खेत का साक्ष्य प्रूफ प्रमाण कहाँ से मिलता है। अब जो लोग खेत जोतते हैं तो जोता हुआ खेत कहाँ से मिला, उसका प्रूफ कि यहाँ पर खेत जोता हुआ था। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर चौहंदुरो। तो जोते हुए खेत का यहाँ से अगर बात करेंगे तो इसका प्रूफ साक्ष्य की बात करेंगे तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों 40 क्वेश्चन होगा, आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल रूप से बने रहिए, बोर मत होइए, आराम से देखिए। अगर आप बोर हो जाते हैं तो वीडियो को रोक दीजिए, 5 मिनट आराम कर लीजिए, फिर आप लोग आराम से देखिएगा, ऐसा नहीं कि भाग जाएंगे। अली लाल एवं कॉमरेड पत्रिका के संपादन किसने किया था।
अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली खां। चलिए बताइए, अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद। देखिए दो नाम है, एक है अब्दुल, याद रखिएगा, एक है अब्दुल, है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद जो मिसाइल के यहाँ से नाम से जाने जाते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर बात हो रहा है अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए ये भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री था, है ना, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं सबसे पहले अबुल कलाम आज़ाद। और कॉमरेड पत्रिका की संपादन और अल हिलाल पत्रिका का संपादन इसी ने किए थे, अबुल कलाम आज़ाद जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे बिल्कुल रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करेंगे। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था, है ना, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। लेकिन कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4 और जगह का नाम बताना है। कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1921 में, ये तो आपको याद हो गया, लेकिन हुआ कहाँ था? केरल में या फिर बंगाल में या फिर पंजाब में या फिर उड़ीसा में? तो मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो मोपला विद्रोह का केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रूप से हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अगर आप लोग करते हैं तो कह रहा है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अब कौन से समय में लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, उस समय को क्या कहते हैं? जिस काल में कोई लिखित विवरण प्राप्त ही नहीं होता है। तो ये इतिहास का है, यानी कि इतिहास को जैसे हम लोग बांटते हैं अलग अलग भाग में, कि मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो उसी तरह से इतिहास किया है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल, पुरापाषाण, वैदिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो इतिहास है वो सबसे पुराना है, यानी कि इसी टाइम में लिखित विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है। इस समय में प्राग ऐतिहासिक काल जब चल रहा था इतिहास में शुरुआती का समय, तो उस टाइम हम लोग मौखिक या फिर कुछ छापा हुआ चीज़ था, उस सब चीज़ को अनुमान लगा के हम लोग अपना काम करते थे। तो इसी टाइम में प्राग ऐतिहासिक काल के टाइम में लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ से पूर्ण रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? अब देखिए आर्य जो भारत आए थे तो सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में या फिर गंगा यमुना दोआब में या फिर घाघरा हकरा पाट में या उपरोक्त में से सभी? चलिए बताइए आप, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य जो यहाँ पर भारत आए थे सबसे पहले, तो ये गंगा यमुना दोआब, ठीक है ना, गंगा यमुना दोआब में मिले थे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बसे थे। गंगा यमुना दोआब का मतलब है कि गंगा यमुना एक ही में जाकर के जहाँ पर मिलते हैं उसी के आसपास दोआब है, तो वहीं पर गंगा यमुना दोआब में ये सबसे पहले बसे थे। कौन? तो आर्य भारत में गंगा यमुना दोआब के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? अब ऋग्वेद में, है ना, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसी 4 वेद में से ऋग्वेद की बात है, में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, सरस्वती, यमुना या फिर सिंधु? तो ऋग्वेद के समय की बात करेगा तो ऋग्वेद के टाइम में सरस्वती ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके बारे में बताया गया कि सरस्वती नदी थे जो सर्वाधिक पवित्र नदी थी, सर्वाधिक साफ सुथरा पवित्र नदी की गिनती में आ रहे हैं ऋग्वेद में जो उल्लेखित है। कौन सी नदी? तो सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारण में, चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कटिया पद्धति लागू की गई थी? अब देखिए 3 कटिया पद्धति, अब मैं बताऊंगा कि 3 कटिया पद्धति क्या है। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कटिया पद्धति लागू की गई थी? कौन सी फसल उपजाने के लिए 3 कटिया पद्धति लागू कर दिया था? कपास, नील, स्वरा, मसाले, कौन सी खेती को? तो बता दूं, चंपारण में जो किसान थे उसको मजबूर कर दिया गया था, उस पर एक नियम लागू कर दिए थे अंग्रेज सब, कि आपको जो है यहाँ पर बात करेंगे तो नील का खेती करना होगा। कौन सी खेती करना होगा? नील का खेती करना होगा। और ये 3 कठिया पद्धति के रूप में लागू हुआ। अब ये 3 कठिया पद्धति क्या होता था? जैसे कि 1, 2, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1, 2 और 3, है ना। तो यहाँ पर हम तीन जो खेती होगा मेरा उसको 3 भाग में हम लोग बांट देंगे, 3 भाग में बांटेंगे। इसमें से क्या होगा कि दो भाग आपको रख लेना है, जो खेती करेगा उसको रख लेना है,
और एक भाग यहाँ पर जो अंग्रेज थे उसको यहाँ पर इसको दे देना है। तो यही होता है 3 कठिया पद्धति, मतलब एक आपको अंग्रेज को दे देना है, 2 आपको अपना रख लेना है। इस तरह से आपको खेती करना है। इसके लिए मजबूर कर दिया था चंपारण में किसानों को कौन सी खेती करने के लिए, तो नील की खेती करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे, यानी कि कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसमें अग्रणी नेताओं में, यानी कि शुरुआत कौन के थे, आगे कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन के टाइम में अग्रणी आगे वाले नेता कौन थे, जो मेन नेता कह सकते हो, जिसके नेतृत्व में भी कह सकते हो, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद या फिर उपरोक्त में से सभी। चलिए आप लोग को बताना है यहाँ पर खिलाफत जो आंदोलन थे। तो अगर खिलाफत आंदोलन की बात करेगा तो अग्रणी नेताओं में से, आगे आने वाले नेताओं में से मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों थे। अब जब तीनों थे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएंगे। तो याद रखेंगे सारे थे, कभी कभी ऑप्शन में एक ही नाम देगा तो इन तीनों में से कोई एक नाम बिल्कुल रूप से रहेंगे, तो जो नाम रहेंगे उसका सही आंसर कर दीजिए। अगर तीनों हैं तो सारा हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, ऋग्वेद का है ना, ऋग्वेद का 10वां मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद में 10वां मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है, तो शूद्र का, किसका, शूद्र मंडल का, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। अब देखिए वेद हम आपको पहले भी बोले थे 4 वेद है ना, 4 वेद है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद में है, तो यहाँ पर यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ये ऋग्वेद है, ये गलती लिखा हुआ है नन ऋग्वेद। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करेगा तो गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, कौन सा वेद, ऋग्वेद हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी। अब ऋग्वेद में जो ऋग्वेद का टाइम जो आर्य की भाषा थी उसकी भाषा क्या थी, द्रवी, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक। हमको लगता है सबको याद होगा। तो ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थे। कौन सी भाषा थे, संस्कृत थे। साथियों आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, मैं चाहता हूं कि अब खत्म कर दूं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारा पढ़ाऊंगा। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण 1917 में ही हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और जब यहाँ पर चंपारण में महात्मा गांधी सत्याग्रह सर्वप्रथम आए थे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका जो स्वागत है वो राजकुमार नाम के एक व्यक्ति थे, उसी ने किया था, आप लोग राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण आए थे। तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण दिए थे, चंपारण आइए, यहाँ की स्थिति देखिए। तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण आए थे, है ना। और जब चंपारण आए तो सत्याग्रह का शुरुआत हुआ, भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया चंपारण से ही। चंपारण जिला आप लोग जान ही रहे हैं, बिहार में 1917 ईस्वी में, है ना। तो हमको लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर ले होंगे, थोड़ा सा बोर हो जाते होंगे, तो आप लोग के लिए मैं क्लास कहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चंस बहुत सारा आपको पीडीएफ में दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत सारा है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ। जलियांवाला बाग कांड का कब गठित हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, डेट सहित याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी। सारे सब्जेक्ट का क्लास कराऊंगा। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, सारे सब्जेक्ट का क्लास करा दूंगा। टेक्निकल, आपका एएनएम के ऑल सब्जेक्ट का जो पीडीएफ भी मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग यहाँ से ये पढ़ेंगे, जीके का, मैथ का भी क्लास है, सारा टॉपिक वाइज मैं अब लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग बैक टू बैक बने रहिए और सारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर भी करिएगा थोड़ा सा, ये सब चीज़ कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग कर देंगे, हमें उम्मीद है। और वीडियो को ख़त्म करता हूँ, थैंक यू।